मक्का फातनगर शरीफ मोहल्ला 7वां आसमान। मेरे प्यारे अमलियत पसंद बेटे शहबाज, अस्सलाम वालेकुम। असद रात से तुमसे रब्ता नहीं हुआ जब से तुम 8 फरवरी के बाद से दोबारा वज़ीर आज़म बने हो। मैं मुसलसल हर लम्हे तुम्हारी कारकर्दगी और कामयाबी पर परेशान रहता हूँ। हालात ख़राब हो तो दिल कुड़ता है और जब हमें अच्छी खबरें लाती हैं तो दिल खुश होता है। सबसे पहले मुबारकबाद कि ये महीना बहुत अच्छा गया है। तुम्हारी हुकूमत का निज़ाम चल पड़ा है। IMF का कर्ज मिल जाना बहुत बड़ा मस्बत पहलू है। अक़वाम मुत्तहिदा में तुम्हारी जानदार तकरीर ने मुखालफों के मुंह बंद कर दिए हैं। इस तकरीर के फ़ौरन बाद जनरल ज़ौल हक और KM आरिफ हमारे मोहल्ले मुबारकबाद देने आ पहुँचे। मैंने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई, मगर फिर भी वो देर तक बैठकर शरीफ ख़ानदान के कसीदे पढ़ते रहे। इन्हीं की ज़ुबान इस बात की तस्दीक भी हुई कि फ़ौज के साथ तुम्हारा राब्ता और ताल्लुक़ मजबूत जा रहा है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान भी कमाल की बात है। सऊदी अरब में तुम्हारी अनवर इब्राहिम के साथ मुलाकात में ये बर्फ़ पिघली थी। अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान से पुराना ताल्लुक़ है। इसे शालामार बाग की खूबसूरती और कराची की किताबों की दुकानें सब याद हैं। इसकी बेटी की शादी भी एक पख्तून नजात मलेशियाई नौजवान से हुई है जो हर साल पेशावर आता रहता है। अनवर इब्राहिम इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी से भी पुराना ताल्लुक़ रखते हैं। लियाकत बलोच इनकी मेज़बानी करते रहे हैं। अमीरुल अज़ीम इनके पास मलेशिया जाते रहे हैं। इसी ताल्लुक़ की खातिर इसने जमात इस्लामी के वफद से मुलाकात रखी, मगर इन्हें होटल में रोक दिया गया। ऊपर जाने की इजाज़त ना दी गई। मजबूरन खुद अनवर इब्राहिम ने लॉबी में आकर अपने पुराने ताल्लुकदारों से मुलाकात की। ये तरीका बिल्कुल नामुनासिब था। इंक्वायरी कराओ किसने ये काम किया है। अनवर इब्राहिम ने चावल और हलाल गोश्त मलेशिया मंगवाने का जुर्रतमंदाना ऐलान किया है। इससे पाकिस्तान की माशी मदद होगी। ये महीना तुम्हारे लिए यूं भी अच्छा है कि सऊदी शहजादा सऊदी सरमायाकारों के साथ पाकिस्तान आ रहा है। फिर शंघाई तामुन तंजीम के इजलास की वजह से कई बरसों के वक्फे के बाद 7-8 सरबराह मुमलिकत इकट्ठे इस्लामाबाद आ रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा का आना भी बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ 63A के फैसले ने सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर ओस डाल दी है। गोया सियासत, खारजा पॉलिसी और फौज के तामुन के हवाले से तुम्हारा किला मजबूत हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि चीनी सदर शी से भी तुम्हारा काफ़ी मजबूत रिश्ता बन गया है। अगरचे वो बड़े ज़ीरक और मोहतात हैं, लेकिन तुमने इन्हें जब इस बात की दाद दी कि हेनरी किसिंजर को रिटायर होने के बावजूद आपने इज्जत दी और चीन अमरीका ताल्लुकात बनाने में इसकी खिदमात को याद रखा, और फिर जब तुमने सदर शी को बताया कि हमारे वालिद मियाँ शरीफ हमेशा हमें नसीहत करते थे कि हमारी ज़िंदगी में रिटायर होने वाले मुसलों को याद रखना चाहिए, सदर शी तुम्हारी इस बात पर चौंके और कहा कि मैं एक देहाती हूँ, मेरे वालिद ने भी मुझे यही सबक दिया था, और फिर तुम्हें अपने गांव की सैर करवाई और अब तुम्हारे लिए इनकी ज़ाती गर्मजोशी नज़र आती है। तुमने अच्छी मिसाल दी। मैंने तो ब्रिगेडियर कयूम और जनरल जिलानी का ये एहसान कभी नहीं बुलाया कि उन्होंने नवाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने में अहम किरदार अदा किया था, मगर अब मुझे अपने ख़ानदान के हवाले से अजीब व गरीब खबरें मिल रही हैं। लगता है सारी रिवायात बुला दी गई हैं। वो मोहसिन जिसने तहरीक अदम एतमाद में सबसे मुतहर्रिक किरदार अदा किया, नवाज शरीफ और फौज का मुज़ाकरात करवाए, जनरल आसिम मुनीर के हवाले से नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें की, फिर PTI का फ्रंट फुट पर मुकाबला किया। इतना बड़ा मोहसिन इसकी वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ से एक भी बाकायदा मुलाकात तक नहीं हुई। खुदा का गज़ब, ये हम किस रिवायत पर चल पड़े हैं। ये भी सुनने में आया है कि अगरचे चचा वज़ीर आज़म और भतीजी वज़ीर आला में ज़ाती मोहब्बत और गमजोशी बहुत है, लेकिन वफाकी और पंजाब हुकूमत में कोई मौसर राब्ता नहीं है। इस्लामाबाद वाले दारुल खिलाफे की हदूद तक महदूद हैं और पंजाब वाले मरकज़ को गैर इलाका समझ रहे हैं। वज़ीर आज़म के नीचे का स्टाफ एक दिन ये बहस कर रहा था कि वज़ीर आज़म ने वकला के 100-150 के वफद से मिलना है तो लाहौर में कौन सी जगह मुनासिब है। मुस्लिम लीग के दफ्तर में मुलाकात का रंग सियासी हो जाता, लेकिन स्टाफ की इतनी भी जरूरत नहीं कि वज़ीर आला पंजाब की अमलदारी में मौजूद किसी सरकारी इमारत को इस्तेमाल में ला सके। अरकान कौमी व सूबाई असम्बली का ना ऊपर कोई पुरसान हाल है और ना नीचे ही इन्हें कोई रसाई हासिल है। कहा जा रहा है सब कुछ मेरिट पर होगा। मेरिट का उर्फ़ आम में मतलब ये होता है कि और किसी की मर्जी नहीं चलेगी, बस वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मर्जी चलेगी।
وہ سیاہ کریں یا سفید، اسے ہی سیاسی زبان میں میرٹ کہا جاتا ہے۔ مجھے حمزہ کے دوستوں نے بتایا کہ پنجاب میں اس کی کوئی سنوائی نہیں۔ اس نے سال ہا سال مسلم لیگ کی تنظیم کو چلایا ہے۔ اسے نو لفٹ کہہ کر گھر بٹھانا سیاسی لحاظ سے سراسر غلط ہے۔ مشاورت جو ہمارے خاندان کا خاصہ تھا، اس کا نوجوان نسل میں مکمل فقدان نظر آتا ہے۔ پیارے بیٹے، میری دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے بڑے بھائی کو والد جیسا مقام دیا ہوا ہے۔ نواز یقیناً اس کا اہل بھی ہے۔ اس کا دل بہت بڑا ہے، لیکن اس نے صدمات اور حادثات کے روگ دل کو لگا لیے ہیں۔ وہ پارٹی کا سربراہ بھی ہے اور غیر متحرک اور مسلسل خاموش بھی۔ یہ دو عملی نونی سیاست کو تباہ کر رہی ہے۔ شہباز بیٹے، تم تو ویسے بھی سیاست کرتے ہی نہیں، نہ سیاست پر بولتے ہو، نہ سیاسی جلسوں پر خطاب کرتے ہو، نہ پنجاب میں کہیں دورہ کرتے ہو۔ تم سیاست نہیں کر رہے، بس نوکری کر رہے ہو۔ میں نے تم بھائیوں کو ہمیشہ سمجھایا کہ مہنگائی حکومتوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ تمہاری حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ مہنگی بجلی ہے۔ جب تک تم دن رات لگا کر یہ مسئلہ حل نہیں کرتے، تمہاری کوئی نہیں سنے گا۔ شہباز بیٹے سنو، نواز ہر سیاسی معاملہ میرے ساتھ ڈسکس کرتا تھا اور میرا مشورہ لیتا تھا۔ سنا ہے تمہارے سارے مشیر ٹیکنوکریٹ ہیں۔ تمہیں خواجہ آصف، رانا تنویر اور رانا ثناء اللہ جیسے دوسرے سینئر سیاسی ساتھیوں سے زیادہ مشورے کرنے چاہیے۔ چچا اور بھتیجی کو نواز کے ساتھ بیٹھ کر وفاق اور پنجاب کی ایک جیسی پالیسیوں پر بات کرنی چاہیے۔ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ نونی سیاست کو آگے چل کر مریم نے لیڈ کرنا ہے یا تم نے۔ یہ بھی سوچیں کہ جنید صفدر، ذکریہ اور زید میں سے کس کو موقع دینا ہے یا نہیں۔ کیا حمزہ پس منظر میں رہے گا یا اس کا مستقبل میں کوئی کردار سوچا گیا ہے؟ یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ کیا نواز شریف نے اسی طرح لمبی چپ اور میر ملاقات سے مکمل گریز کے ساتھ ہی سیاست کرنی ہے؟ اگر وہ صدمے، ناراضی اور مایوسی سے باہر نہیں آتا تو پھر اسے سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے۔ آخری بات یہ کہ عمران کو عدالتی، فوجی اور عوامی شعبوں میں مادی شکست تو ہو گئی ہے، مگر وہ آج بھی اخلاقی اور سیاسی طور پر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے۔ یہ سچ ہے کہ پے در پے شکستیں پی ٹی آئی کا حوصلہ توڑ دیں گی، مگر سیاست میں سرگرم ان کروڑوں لوگوں کی مکمل مایوسی ریاست کے لیے بھاری ثابت ہوگی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ مصالحت کے راستے کھلے رکھو، انہیں مایوسی کے اندھیروں میں نہ جانے دو۔ تمہارا ابا جی۔